बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है आपकी मैकेनिक्स की, और उसमें अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमने बुक के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट यूनिट में भी थर्ड चैप्टर जो है वो चल रहा है। अभी आपका फर्स्ट सेकेंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और थर्ड चैप्टर में भी फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स, उसके अलग अलग तरीके से इफेक्ट वगैरह पढ़े थे। और अब थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने इसमें वर्क, कार्य और ऊर्जा का थ्योरम, हमने प्रमेय था कार्य ऊर्जा प्रमेय वो पढ़ा, कार्य क्या है ऊर्जा क्या है वो सब चीज़ें हमने पढ़ी उस दिन। उसके अलावा हमने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, गुरुत्वीय विभव पढ़ा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है ना। स्थितिज ऊर्जा और संरक्षी बल में हमने क्या रिलेशन पढ़ा कि ये इसके नेगेटिव डाइवर्जेंस के बराबर होता है, संरक्षी बल के बराबर होता है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली इसमें। अब इसी में हम नेक्स्ट आगे क्या पढ़ेंगे, अगला हेडिंग डालो, पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के पास पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के पास से हमारा मतलब क्या है, मतलब कि पृथ्वी की सतह है, उसकी थोड़ी सी ऊंचाई पर कोई एक पिंड हम रख दे, और उस अवस्था में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब जैसे मान लो हमने, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम कहाँ से लाएंगे, अनंत पर था, अनंत से हम इस अवस्था तक लेकर के आए। ये कितना, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह के ऊपर ये रखा हुआ है, इतने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है हमने मान ली कि h ऊंचाई पर ये रखा हुआ है पृथ्वी की सतह से। अब ये पृथ्वी का हमने केंद्र मान लिया O, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, मान लिया r त्रिज्या है पृथ्वी की, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r के बराबर। तो ये जो पृथ्वी की त्रिज्या, अगर पृथ्वी के केंद्र से अगर हम इस पिंड की दूरी देखें, तो कुल दूरी जो है इसको हमने मान लिया कि r के बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पृथ्वी की केंद्र से अगर हम उस m द्रव्यमान के पिंड की दूरी देख रहे हैं, तो वो किसके बराबर है, r के बराबर है। यहाँ पे कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और h क्या है, पृथ्वी की सतह से उस पिंड की ऊंचाई है ना। तो इसमें सबसे पहले लिखो, किसी द्रव्यमान को अनंत दूरी से, किसी द्रव्यमान को अनंत दूरी से गुरुत्वीय क्षेत्र के, अब इसमें क्योंकि गुरुत्वीय बल तो लगता ही है ना बाहर की तरफ, तो ये जो पूरा ये पिंड होगा ये एक तरह से हमारे इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ही होगा। ठीक है ना, पूरे में गुरुत्वीय क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ, है ना। यहाँ हम इसके गुरुत्वीय क्षेत्र जहां तक है, अनंत से हम उस पिंड को उसके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहे हैं, कि वो उतनी दूरी जहां पर उस पर गुरुत्वीय बल लग सके, गुरुत्वीय क्षेत्र लग सके। ठीक है ना, तो माना किसी द्रव्यमान को m दूरी से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किया गया कार्य, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है।
अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहला रहा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि पृथ्वी से या पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? G कैपिटल M इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, उसको हम कैपिटल M से बता रहे हैं, और ये हमारा कोई भी हमने पिंड M मास का माना है, और बीच की दूरी जो टोटल R है, R को हम अगर x माने तो x स्क्वायर, R बराबर हम x भी मान लेते हैं। यहाँ हम एक बार, क्योंकि हम इसको अलग दूरी से दर्शाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया कि इस स्थिति में R बराबर x है। तो ये बल बराबर कितना हो गया कि पृथ्वी की वजह से उस पिंड पर जो बल लगेगा वो, उससे पहले आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है वो समझ में आ गया कि अनंत द्रव्यमान, अनंत दूरी पर था ये जो पिंड था, उसको हम अनंत से लेकर के और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक हम लेकर के आए, तो उसमें हमने कितना कार्य किया, वो हमारा कार्य ही ऊर्जा की मात्रा है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और बल कितना हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m बटे x स्क्वायर लिख लो। अब हमने ये जो m दूरी है, m दूरी को मान लिया कि हमने इसको वहां से यहाँ तक लाने में हमने क्या करा, एक तरह से इसका विस्थापन कराया। ठीक है, तो हमने इसको जैसे dx दूरी विस्थापित कर दी, या अगर हम वहां से आगे भी लेकर के आते हैं तो m द्रव्यमान को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा? डेल्टा W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, dx दूरी विस्थापित की, तो F का मान हमारे पास कितना है? G कैपिटल M स्मॉल m बटे एक्स स्क्वायर, और dx के बराबर हो गई डेल्टा W बराबर, इसका हम दोनों तरफ समीकरण कर देते हैं, तो ये बराबर कितना बच जाएगा? समाकलन करने पर W बराबर है समीकरण 2 मान लो। m द्रव्यमान को dx दूरी विस्थापित करने में हमने इतना कार्य किया। तो अभी एक बार इस पे आप समाकलन मत लगाओ, पहले से कितना लिख लो, ये किया गया कार्य बराबर ये। ठीक है, लिख लिया। तो अब हम क्या, अब ये तो हमने क्या बोला, अगर हमने उसको शुरुआत में हमने मान लिया कुछ भी, हमने उसको dx दूरी विस्थापित करवाया हो, तो अब हम कुल कितनी दूरी लाए? अनंत से लेकर के उसको हम इस h दूरी तक लेकर के आए, या फिर हम ये बोले उसको r दूरी तक, अगर पृथ्वी के केंद्र से लें तो हम उसको अनंत से r दूरी तक लेकर के आए, तो इसमें किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो आप लिखो द्रव्यमान को अनंत से r दूरी तक लाने में संपन्न कार्य कितना हुआ? तो कुल कार्य हम निकालेंगे। अब हम समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे।
अपन ने कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर, इधर हमने इसका समाकलन कर दिया G कैपिटल M स्मॉल m बटे एक्स स्क्वायर dx का, कहाँ से, अनंत से r तक ला रहे हैं, तो अनंत से r तक लाने में, तो बराबर देखो G कैपिटल M स्मॉल m, ये पूरा तो कांस्टेंट है, अंदर ये x ऊपर गया तो x माइनस 2 dx बच गया इनफिनिटी से r तक। अब इसको नॉर्मल सा इंटीग्रल है, इसको कर लो, कितना बच गया हमारे पास, G कैपिटल M स्मॉल m, x माइनस 2 का कितना हो गया, x माइनस 1 बटे में माइनस 1, एक बटे r माइनस एक बटे इनफिनिटी। प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा यहाँ तक हम लाएंगे इसको, ठीक है। तो आपको पता है एक बटे इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, 0, तो कितना हो जाएगा कि 0, तो हमारे पास मान कितना बचेगा, G कैपिटल M स्मॉल m बटे r, किसका किया गया कार्य, लिख लो, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटे r, किया गया कार्य। लिख लिया, अब हमने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिभाषा भी यही दी थी कि अनंत से इस दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब कि ये जो हमारे पास कार्य का जो भी वैल्यू आया है यही हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी होगी। तो लिखो यही किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। मतलब स्थिति ऊर्जा U बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटे में r, यही हमारे पास क्या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के भी मान आ गया, समीकरण नंबर 4। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस r का मान क्या है, क्योंकि स्मॉल r बराबर तो किसके बराबर है, इतनी ऊंचाई है h और ये पृथ्वी की त्रिज्या है r, तो r बराबर तो h प्लस r के बराबर है, h प्लस r। इसका मान अगर हम इसमें डालें तो हमारे पास u बराबर कितना आ जाएगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर माइनस में G कैपिटल M स्मॉल m बटे में h प्लस r, समीकरण नंबर 5। h प्लस r ऊंचाई पर, ये हमारे पास कब आया, जब जो पिंड है ये पृथ्वी से कुल h प्लस r ऊंचाई पर था, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से पृथ्वी की सतह तक और सतह के बाद में भी h ऊंचाई पर था। अब अगर हम एग्जैक्टली पृथ्वी की सतह पर निकालना चाहें, पृथ्वी की सतह पर, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे h प्लस पृथ्वी की सतह का मतलब क्या होगा कि इतनी ऊंचाई 0, h बराबर 0 हो जाएगा,
हम क्या मान सकते हैं, हम ये बोले कि एक तरह से ये मान लो कि एच ऊंचाई खत्म, मतलब ये पिंड कहाँ यहीं पर ही रखा हुआ हो, ये पिंड यहाँ की जगह यहीं आ जाए, ये एच ऊंचाई खत्म हो जाए, तो तब हमारे पास u बराबर कितना बच जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर। समीकरण 6। समीकरण 6। देखिए अब देखो, हमने अब क्या माना कि पृथ्वी की सतह पर इस जगह पर जब था तब हमारे पास गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का माना है ये। अब हम यहाँ से क्या करें, इस पिंड को उठा करके एच विस्थापित कर रहे हैं, मतलब हम वापस इसे इस स्थान पर ले जाए तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे वो गति करते हैं गुरुत्वीय स्थिति में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो लिखो द्रव्यमान को एच ऊंचाई विस्थापित करने में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि कितनी हो जाएगी कि जब h प्लस आर ऊंचाई पर था, ये कंडीशन है, ठीक है, और r पर ही ये कंडीशन है, अगर हम h प्लस आर में से r वाले टर्म अगर हम माइनस कर देते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h का कितना विस्थापन हुआ है, h का विस्थापन आ जाएगा, मतलब हम एक तरह से ये बोले समीकरण 5 माइनस 6 करने पर, तो समीकरण 5 माइनस 6 पर u बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखो 5 का ये है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर प्लस एच, और माइनस का ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर, आर प्लस एच माइनस आर करने पर हमारे पास एच विस्थापन आ जाएगा, तो देखो इसको सॉल्व करो आप, माइनस जी आर प्लस एच माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर, क्या आ गया, अब जी कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों में सेम है, कॉमन के ले लेते हैं हम, जी कैपिटल एम और स्मॉल एम कॉमन कर लिया, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 1/r और माइनस 1/r प्लस एच, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम एलसीएम कितना हो गया, r इंटू में r प्लस एच, ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा, r इंटू आर प्लस एच, तो यहाँ हमारे पास r से r कैंसिल, कितना बच गया r प्लस एच, और माइनस r प्लस एच से कैंसिल, तो कितना बच गया r से r कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में एच बटे में आर इंटू में आर प्लस एच, उतार लो पहले इतना,
डेल्टा यू। इसी त्रिज्या में हम अंतर देख रहे हैं ना दोनों में। अब आगे देखो, यहाँ से हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्या आ गया है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच और बटे में आर इंटू आर प्लस एच, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम आर बाहर ले लें, और बाहर क्यों ले रहे हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। आर पहले से ये आर भी बाहर ले लिया तो बाहर कितना हो गया, आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कितना बच गया, आर में से आर कॉमन कर लिया, मतलब 1 प्लस यहाँ पे एच बटे आर। कॉमन का मतलब बताया था, एक तरह से डिवाइड करना, दोनों को कैपिटल आर से डिवाइड करो तो 1 प्लस एच बटे आर, ये बन गया। अब आपने पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण, आपको पता होगा गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। इसका मतलब इसमें से ये जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर इतना भाग हमारा चला गया, तो जी का हमारे इस समीकरण में हमने रख दिया, तो डेल्टा यू बराबर हमारे पास कितना बच गया, एम जी एच बटे में 1 प्लस एच बटे आर। समझ में आ गया, गुरुत्वीय त्वरण की हमने परिभाषा लगाई, हमने इसीलिए आर बाहर कॉमन दिया था ताकि हम इसको आर स्क्वायर बना सके, और आर स्क्वायर बनाने के बाद ये जो पूरा हमारा फॉर्मूला है जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर किसके बराबर बन गया, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो जी का मान हमने यहाँ रख दिया, ये हमारे पास मान बच गया ये। ठीक है, तो डेल्टा यू का जो मान है इस त्रिज्या में परिवर्तन हमारे पास ये आ गया। अब हम मान लेते हैं कि एच, क्योंकि ये जो एच ऊंचाई है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में तो एच ऊंचाई बहुत कम है, फिर पृथ्वी की त्रिज्या तो बहुत ज्यादा है 6600 किलोमीटर के करीब। हम तो यहाँ से एच ऊंचाई कुछ ऊंचाई पर ले रहे हैं हम इस पिंड को, तो एच जो है आर की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि एच जो है वेरी वेरी लेस देन है आर, आर से बहुत कम है, अर्थात डेल्टा यू बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा। अब देखो h का मान r से बहुत कम होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मान लो h का मान बहुत ही कम है और उसके ऊपर r मतलब आप बहुत ज्यादा वैल्यू का जब डिवाइड करते हो तो वैल्यू के जितने अपॉन में जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उसका मान तो उतना ही कम आता है। जब हम डिवाइड करते हैं ऊपर आपने कोई कम वैल्यू ले रखी हो, नीचे आपने ज्यादा वैल्यू ले रखी हो, तो आपके पास मान उतना ही ज्यादा कम आता है। इसका मतलब h बटे r का मान लगभग हमारे पास कितना हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे 10 है, 10 में आप 5 का भाग दो 2 आएगा, और 10 में आप 2 का भाग दो 5 आएगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर से फर्क पड़ता है कि उसके नीचे हम कितने पे भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे एच जो है, एच हमने ऊपर मान लो बहुत कम वैल्यू ले ली, 2/10 कर दिया। ठीक है ना, 2/10 की हमने ऊपर बहुत कम और नीचे हमने ज्यादा मान कर दिया, तो उसका मान उतना ही पॉइंट में आ जाएगा ना, 0.2 के बराबर, उतना ही छोटा मान आएगा, मतलब लगभग 0 के बराबर मान हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया एम जी एच बटे 1, मतलब डेल्टा यू बराबर एम जी एच। ये हो जाता है हमारा फाइनल समीकरण नंबर 7 या 6, जो भी वो डाल लो। ये होते हैं हमारे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि, तब जब हम किसी पिंड को एच ऊंचाई से विस्थापित करते हैं। लिख लो।
लिख लिया। तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा कब थी, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके अंतर्गत कोई पिंड रखा हो तो उस पर क्या प्रभाव होता है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। अब लिखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्षेत्र में पढ़ा, अब विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा की, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र लाइनें जो होती है, मतलब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में आएगा वो आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है ना, जिसमें हमारे विद्युत बल रेखाएं वगैरह निकलती है, विद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत अगर हमने कोई पिंड रख दिया या अगर हम उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहें तो क्या होगी। अब यहाँ पिंड से मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में तो क्या होता है, आवेश होता है, क्यों आवेश लेंगे हम, उस आवेश पर देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अभी जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में हम द्रव्यमान पे देखते थे, वैसे विद्युत क्षेत्र में आवेश पर। ठीक है, तो इसमें लिखो, माना किसी स्थान के प्रत्येक बिंदु पर, माना किसी स्थान के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई आर है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई आर है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई आर है, फुल स्टॉप। इस क्षेत्र में रखे हुए क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, इस क्षेत्र में रखे हुए क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, तो F बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल पता है F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर, Q इंटू वेक्टर ई आर, समीकरण 1। जब किसी विद्युत क्षेत्र में इसका मतलब उसके अंदर आवेश रखा होगा, उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर ई आर, समीकरण 1। देखो, तथा इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा, U बराबर कितनी हो जाएगी, इसमें भी सेम वही मानेंगे जैसे अभी हमने द्रव्यमान को माना था, हम अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, यहाँ पे हम इस Q चार्ज को अनंत से r दूरी तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी से r दूरी तक में माइनस f डॉट डी आर, ठीक है, माइनस f डॉट डी आर के बराबर होता है ना। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हमने बताई थी, संरक्षी बल के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो U बराबर माइनस f डॉट डी आर, f का मान इसमें हम रख देते हैं माइनस Q ई आर डी आर, इन्फिनिटी से r तक, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं माइनस Q बाहर ले लिया ई आर डी आर। ये हमारा कितना हो गया, स्थितिज ऊर्जा U, देख लो इसको, समीकरण 2। स्थितिज ऊर्जा U, अब यहाँ पे इस E का मान क्या होगा, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो इस E का मान क्या होगा,
लिखो, यदि विद्युत क्षेत्र कोमा मूल बिंदु पर स्थित किसी स्थिर आवेश कैपिटल Q के कारण उत्पन्न हुआ है। आवेश लिखना है, ये कैपिटल Q के कारण उत्पन्न हुआ है। यदि विद्युत क्षेत्र मूल बिंदु पर स्थित किसी आवेश कैपिटल Q के कारण उत्पन्न हुआ है, तब E बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर E बराबर, E का मान क्या होता है? K आवेश कितना हम बता रहे, Q KQ बटे में R स्क्वायर के बराबर होता है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इंटू में Q बटे R स्क्वायर R कैप, ये हो जाएगा वेक्टर E। समीकरण 3। ठीक है, हमने किसके लिए कि जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए इसके मूल बिंदु पर स्थित कोई आवेश है Q, इसके कारण उत्पन्न हुआ ये विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? KQ बटे R स्क्वायर। समीकरण 3। लिखो आगे, अतः मूल बिंदु पर स्थित आवेश कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र में मूल बिंदु पर स्थित आवेश कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर रखे अन्य आवेश की स्थितिज ऊर्जा, R दूरी पर रखे अन्य आवेश की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा? मतलब हम इस E का मान यहाँ रखते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? -Q यहाँ है पहले से, इंफिनिटी से R में E का मान हम यहाँ से रख देते हैं, कैपिटल Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर dr बराबर -Q कैपिटल Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, इंफिनिटी से R में किसका समाकलन कर दिया? 1/R स्क्वायर और dr का कितना आ जाएगा आपके पास? -Q कैपिटल Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, इसलिए लिख दिया हमने यहाँ से। तो कितना बचेगा? R -2 के बराबर होगा। इसका आप करोगे तो फिर वही -1/R के बराबर आएगा। तो इसका मान रखो आप -1/R और माइनस प्लस 1/इंफिनिटी के बराबर। 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो हमारे पास U बराबर कितना बच गया? माइनस प्लस Q कैपिटल Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। या फिर इसको आप U बराबर क्या लिख सकते हो? K स्मॉल q कैपिटल Q बटे R। स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर। लिया, नीचे लिखो इसमें अर्थात दो आवेशों
अर्थात दो आवेशों कैपिटल Q और स्मॉल q, कैपिटल Q और स्मॉल q, इन दोनों आवेश के बीच की बात कर रहे हैं। अर्थात दो आवेशों कैपिटल Q व स्मॉल q जिनके मध्य स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r इनके बीच की क्या है, दूरी है, जिनके मध्य स्मॉल r दूरी है, कॉमा के समुदाय की स्थितिज ऊर्जा, के समुदाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों की मात्रा के समानुपाती, उन आवेशों की मात्रा के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो के क्यू कैपिटल Q बटे में आर स्क्वायर, दोनों आवेशों की मात्रा कितनी है, उनके तो अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा था विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसमें अगला लिखो। ये जो आपका थर्ड चैप्टर जो चल रहा है, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक मैंने जो भी मैं टॉपिक्स करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में। फर्स्ट हमने पढ़ा संरक्षी बल, वो सारा आया हुआ है। आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय आई हुई है, यही कि ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, या फिर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, या ये हमारे पास विद्युत विभव, ये सारे, और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो भी हम आगे करेंगे भी, वो सारे न्यूमेरिकल्स। मतलब इस चैप्टर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट यूनिट में से, तो इसको तो एटलीस्ट अच्छे से ही करना। ठीक है ना, नहीं करते करते आपको फर्स्ट यूनिट में से इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला लिखो विद्युत विभव। विद्युत विभव, कल हमने गुरुत्वीय विभव पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव। इसमें लिखो एक इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। 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 अर्थात उस बिंदु पर एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान, उस बिंदु पर एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान के बराबर होता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान के बराबर होता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान के बराबर होता है। अतः तो आपने विद्युत विभव की क्या परिभाषा लिखी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं।
एकांक आवेश को और लाने में कार्य। तो कार्य अभी हमने पीछे वाला जो हमारा पढ़ा डेरिवेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ हम क्या करें कि धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य, मतलब एक तरीके से ये भी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हुई। ठीक है ना, तो आपके पास विभव फाई बराबर क्या हो जाएगा, विभव विभव को आप प्रदर्शित करोगे फाई से। ठीक है, फाई आर दूरी के लिए बराबर आपने क्या बोला, एकांक धनावेश को आवेश मान लिया हमने, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और किया गया कार्य किसके, स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू आर, यू इसका आर का ये हमारे पास क्या हो गया, विभव। फाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, फाई आर बराबर यू आर बटे में क्यू। ठीक है, अब U बराबर, अभी हमने पीछे जो हमने विद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ी थी हमने, सॉरी विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की हमने तीव्रता जो पढ़ी थी, E का मान पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या देखा था, U बराबर किसके बराबर था, क्योंकि हम जानते हैं U बराबर माइनस क्यू ई डॉट डी आर के बराबर आया था अभी पिछले डेरिवेशन में, जब हमने इन्फिनिटी से लेके आर तक उसको इंटीग्रेट किया था, उसका समाकलन किया था हमने। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 है तो इसको समीकरण 2 मान लो, इसका मान हम यहाँ रख दें, समीकरण 1 व 2 से फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो ये बच गया फाई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ई है, वेक्टर ई, चूंकि वेक्टर ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको सदिश रूप में, ई एक्स साइन के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। ठीक है, तो ऐसे डी आर वेक्टर को भी हम क्या लिख देंगे सदिश रूप में, डी एक्स साइन के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। अब इन दोनों मान को हम इस समीकरण में लिख देंगे। ठीक है, इतना उतार लो पहले। लिया, तो ये दोनों मान इस समीकरण में रखने पर विभव फाई बराबर क्या बच जाएगा, माइनस ई एक्स साइन के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के इंटू में डी आर का मान हम क्या रख देंगे, डी एक्स साइन के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पता है आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, ये तो आता होगा ना सदिशों का गुणन, तो आई कैप इंटू आई कैप 1, जबकि आई कैप इंटू जे कैप या आई कैप इंटू के कैप करो तो 0। ऐसे ही जे कैप इंटू जे कैप 1, जबकि बाकी दोनों के साथ 0। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से होता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 और ई एक्स इंटू डी एक्स, तो बच क्या जाएगा आपके पास ई एक्स डी एक्स प्लस ऐसे ही ई वाई डी वाई प्लस ई
ठीक है, ये हमारे पास 5 बच गया। अब अगर हम इस पूरी समीकरण का आंशिक अवकलन करते हैं तो उपयुक्त समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर क्या बचेगा आपके पास। अब मान लो ये समीकरण किसके बराबर है, विभव फाई के बराबर है। तो हम एक तरीके से फाई का हम अवकलन करते हैं। अब किसके सापेक्ष, तो एक बार जैसे हमने इसका अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो डेल बटे डेल एक्स किया हमने फाई का, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष हमें पता है सिर्फ ई एक्स का होगा, बाकी दोनों तो 0 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का ई एक्स, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष तो सिर्फ एक्स वाले का ही तो होगा, वाई और जेड तो 0। ऐसे ही आप डेल फाई बटे में डेल वाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस ई वाई, एंड डेल फाई बटे में डेल जेड के सापेक्ष करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का ई जेड। तीनों के बराबर आ गया, ठीक है। या तो इनका मान हम यहाँ रखें या फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अर्थात तो वेक्टर ई का मान हमने क्या रखा था, वेक्टर ई बराबर हमने रखा था ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के, हमने इसके बराबर मान रखा था, ठीक है ना। अब इसमें ई एक्स ई वाई और ई जेड इन तीनों के मान है क्रमशः ये। अगर हम इनका मान रखते हैं डेल जेड के सॉरी जे के प्लस डेल फाई बटे में डेल जेड के माइनस क्या है ना ये सभी, हमने क्या किया, ये इन तीनों के मान तो हमारे पास ये है आंशिक अवकलन करने पर। हमने क्योंकि ई का मान दिया था ये, तो ई में अगर ई एक्स ई वाई ई जेड का मान हम यहाँ से रखें तो ई एक्स कितना, माइनस डेल फाई बटे में डेल एक्स आई के, माइनस का डेल फाई बटे में डेल वाई जे के, और माइनस का डेल फाई बटे में डेल जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का लिख दिया, बेटा तो लिख लो या तो एक बार। तो हमारे पास ई बराबर क्या आ गया, माइनस तीनों में से हमने कॉमन कर लिया और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल बटे में डेल एक्स आई के प्लस डेल बटे में डेल वाई जे के प्लस डेल बटे में डेल जेड के। और तीनों में किसका, फाई का ही हो रहा था, हमने फाई भी कॉमन कर लिया। अब ये पूरी चीज हमारे किसके, ग्रेडियंट के बराबर हो गई, डेल्टा। इसका मान ही तो होता है डेल बटे में डेल एक्स आई के प्लस डेल बटे में डेल वाई जे के प्लस डेल बटे डेल जेड के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा फाई वेक्टर ई बराबर, ये आपका विभव में और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में आपका ये संबंध आ गया कि वेक्टर ई बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई के बराबर आ गया, ठीक है। लिख लो इसको, ई बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई। नीचे लिखो, अर्थात अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत विभव के, उस बिंदु पर विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है, ऋणात्मक
ग्रेडियंट के बराबर होती है। ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी बिंदु पर जो विद्युत विभव है उसके ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो यह हमारा विद्युत विभव और इन दोनों में संबंध आ गया। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। इस पे आपके न्यूमेरिकल इजी से ही होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन आते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना वैसे भी, E बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई। ठीक है, लिख लिया। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, ये वाले टॉपिक हो गए आपके कंप्लीट। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालो। संरक्षी बल क्षेत्र में संरक्षी बल क्षेत्र में सरल रेखीय गति सरल रेखीय गति इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। हमें क्या बताना है कि कोई भी अगर कोई पिंड है वो किसी संरक्षी बल के प्रभाव क्षेत्र में है, तो उस अवस्था में उसकी जो गति होगी, वो जिस भी वेलोसिटी से गति करता है, जिस भी वेग से, उसकी गति कैसी होगी, सरल रेखीय होगी, ऐसा कहा गया। तो हमें ये प्रूव करके देखना है कि क्या ऐसा सही में होता है या नहीं, कि कोई संरक्षी बल क्षेत्र के प्रभाव में, या वो प्रभाव क्षेत्र जिसमें कण पर लगने वाला बल कैसा हो, संरक्षी बल हो, तो क्या उस कण की गति सरल रेखीय होगी या नहीं। ठीक है, संरक्षी बल क्षेत्र में सरल रेखीय गति इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आता भी है, आया हुआ भी है पहले, है ना। लिखो इसमें, देखो, माना m द्रव्यमान का एक कण, माना m द्रव्यमान का एक कण किसी संरक्षी बल क्षेत्र में, किसी संरक्षी बल क्षेत्र में x दिशा के अनुदिश, x दिशा के अनुदिश सरल रेखीय गति कर रहा है। x दिशा के अनुदिश इसकी गति कैसी होगी, मान लो v वेग से गति कर रहा है, ये पिंड है, x दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। तो माना m द्रव्यमान का एक कण किसी संरक्षी बल क्षेत्र में x दिशा में गति कर रहा है, कॉमा, क्योंकि बल एक संरक्षी बल है, क्योंकि बल एक संरक्षी बल है, मतलब x दिशा के अनुदिश सरल रेखा में गति कर रहा है। सरल रेखा में उसकी गति क्यों है, क्योंकि उस पर जो बल लग रहा है वो कैसा है, संरक्षी बल है। हमने ये मान के चल रहे हैं, तो हम ये तो पहले से मान लेते हैं कि बल तो लगने वाला संरक्षी। तो अब हमें चेक क्या करना है कि क्या इसकी जो गति है वो सरल रेखीय है या नहीं। ठीक है, तो माना कि m द्रव्यमान का एक कण किसी संरक्षी बल क्षेत्र में x दिशा के अनुदिश सरल रेखीय गति कर रहा है, क्योंकि बल एक संरक्षी बल है। फुल स्टॉप। अतः यह केवल कण की स्थिति पर निर्भर करेगा। अतः यह केवल कण की स्थिति पर निर्भर करेगा और इस कण की स्थितिज ऊर्जा भी, इस कण की स्थितिज ऊर्जा भी केवल कण की स्थिति x पर ही निर्भर करेगी। केवल कण की स्थिति x पर ही निर्भर करेगी। अतः यह कण केवल कण की स्थिति पर निर्भर करेगा, यह केवल कण की स्थिति पर निर्भर करेगा और इस कण की स्थितिज ऊर्जा भी केवल कण की स्थिति x पर ही निर्भर करेगी। x पर ही निर्भर करेगी।
ऊर्जा, अतः कण की कुल ऊर्जा हम बात करें तो E बराबर, हमें पता है कुल ऊर्जा बराबर क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर, मतलब गतिज ऊर्जा के E प्लस स्थितिज ऊर्जा U के बराबर, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ हमें पता है गतिज ऊर्जा का मान, क्योंकि क्या होता है के E बराबर हाफ mv² के बराबर, अगर ये v वेग से गति कर रहा है तो। ठीक है, अब क्योंकि कण की गति कैसी सरल रेखीय मान रहे हैं हम, सरल रेखीय है, क्योंकि कण की गति सरल रेखीय है, तो इसका मतलब v बराबर क्या होता है, v बराबर हम ये लिख सकते हैं dx बटे dt, मतलब v बराबर वेग कितना होगा dx बटे dt लिख सकते हैं हम सरल रेखीय गति में। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m dx बटे में dt का स्क्वायर, समीकरण 2। यह हमारे पास किसका मान आ गया, हमारी गतिज ऊर्जा का, लिख लो। ये गतिज ऊर्जा का मान आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा के मान के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं उस दिन हमने स्थितिज ऊर्जा में और संरक्षित बल में क्या संबंध निकाला था कि F बराबर माइनस ग्रेडियंट U के बराबर था, F बराबर माइनस ग्रेडियंट U के बराबर था। ठीक है, तो F बराबर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, F बराबर माइनस ग्रेडियंट U, F बराबर हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा U बटे डेल्टा x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा, माइनस F डेल्टा x, दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर दे तो U बराबर कितना हो जाएगा, fx, U बराबर आ जाएगा fx। स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी आ जाएगी, fx के बराबर, माइनस fx, माइनस है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से स्थिति ऊर्जा U का मान निकाल लिया, इसको चाहे समीकरण 3 नाम दे दो आप, है ना। U का मान निकाल लिया और गतिज ऊर्जा E, तो इन दोनों का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो गतिज ऊर्जा का मान हमने यहाँ समीकरण 2 से क्या लिया, 1/2 m dx बटे में dt का स्क्वायर, और प्लस क्या था, प्लस गतिज ऊर्जा सॉरी प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ रहा है, माइनस fx, तो माइनस f इंटू में x बराबर किसके, कुल ऊर्जा E के बराबर था। ठीक है, हमने क्या किया अभी, बस गतिज ऊर्जा, हमने तो अभी बस सिंपल एक समीकरण दी कि कुल ऊर्जा जो होगी कण की वो किसके बराबर, उसकी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों के बराबर होगी। तो हमने गतिज ऊर्जा का मान भी निकाला, स्थितिज ऊर्जा का भी, और दोनों मान को हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ m dx बटे dt का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये E प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं, इधर लेके आगे इसको। ठीक है,
फिर यहाँ से dx बटे में dt का स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, m बटे 2 को हम उधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, 2 बटे m e प्लस एफ एक्स। यहाँ से dx बटे में dt का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लें तो √2 बटे m और ये e प्लस एफ एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2। समीकरण नंबर 4 लिख लो इतना। यहाँ से हमने अभी क्या निकाला, dx बटे dt का मान निकाला है, ठीक है। लिख लिया। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जब कण की स्थिति, कण जब क्या था t बराबर 0 पर तो कण की स्थिति 0 थी, और t बराबर t पर क्या हुआ, कण की स्थिति x दूरी चल ली उसने। तो देखो t बराबर 0 पर कण की स्थिति कितनी होगी, 0, तथा t बराबर t समय पर, ये t क्या है यहाँ पे, समय है ना, t बराबर t समय पर कण की स्थिति x मान ली हमने। तो यहाँ इस समीकरण से अब dx बटे में dt है, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। dx के बटे में हम x वाला मान ले आते हैं, ये है x का मान हमारा, इसके बटे में तो हम ले आए e प्लस एफ एक्स की घात 1 बटे 2, ठीक है, और बराबर √2 बटे m के साथ में क्या लगे हम, dt को, और हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, समाकलन। तो यहाँ पे x का समाकलन स्थिति के लिए x बराबर t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x बराबर भी 0, और यहाँ पे t बराबर t पर x बराबर कितना हो गया, x मतलब स्थिति इसकी x। ये हमने क्या किया, दोनों तरफ हमें अब क्या कर देंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। अब इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इस चीज को समाकलन हमें थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने ये माना e प्लस एफ एक्स, ये जो e प्लस एफ एक्स है इसको हमने कुछ भी कांस्टेंट के बराबर मान लिया, तो हमने इसको कोई कांस्टेंट y के बराबर मान लिया, ठीक है, y के बराबर। अब हमें दोनों तरफ हमें क्या dx का मान चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको अवकलन कर देंगे। तो e तो कांस्टेंट है, e का अवकलन तो 0 और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, f इंटू डी एक्स बराबर dy के बराबर। यहाँ से dx का मान हमें क्या मिल जाएगा, dy बटे में f। ये तो हमें किसका, dx का मान मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं हम समाकलन, 11th-12th में किया ना, जब कोई ऐसी चीज आती है हम मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर, और यहाँ से हमें dx का मान मिल गया। अब देखो जब प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी, जब t बराबर समय 0 था, t बराबर 0 पर x बराबर भी 0 था,
तो इस समीकरण में t बराबर 0 पर x 0 रखो, x 0 रखते ये टर्म तो हमारी हो गई 0, तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया e, ठीक है। तथा t बराबर t समय जब था, t बराबर t समय पर x बराबर x आ गया हमारे पास स्थिति, तो उस कंडीशन में y बराबर हमारे पास कितना बच गया e प्लस एफ एक्स। लिख लो इतना। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को इस समाकलन में रख देंगे। अब इन मानों को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे बीच में कर रही हूँ, ठीक है ना, ये समीकरण मुझे भी चाहिए, ये पहले का है, ये भी पहले का है, मैं यहाँ बीच में भी कर रही हूँ इस समीकरण में, क्योंकि मुझे ये मान रख के बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या, हमारे पास dx का मान कितना आया, चलो dx का मान हमारे पास कितना आया था, dy बटे में f के बराबर आया था। dx का मान, हाँ, dy बटे में f के बराबर, वो हमने रख दिया। और ये e प्लस एफ एक्स को भी हमने किसके बराबर माना था, y के बराबर, तो ये कितना हो गया y और घात 1/2 ऐसे चीज हो गई बराबर। इधर हमने ये √2/m तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया और dt का समाकलन t बराबर 0 से t बराबर t पर। अब यहाँ पे भी समाकलन की लिमिट भी हम y के रूप में चेंज कर देंगे, तो t बराबर 0 पर y बराबर कितना है e, और t बराबर t पर y बराबर e प्लस एफ एक्स। ठीक है, हमने इस समीकरण में क्या किया, dx का मान हमने रखा है इसका dy बटे एफ, इसको हमने y के बराबर माना था, तो y की पावर 1/2। अब ये पूरा समीकरण हमारा y के रूप में चेंज हो गया, इसलिए हमने लिमिट भी y की लगा दी। तो y t बराबर 0 पर तो e था, और t बराबर t समय पर e प्लस एफ एक्स के बराबर हुआ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो f तो क्या है, f तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कोई नियत मान है, तो ये 1/f, ये तो हमने ले लिया बाहर, और यहाँ हम इसको लिख लेते हैं y की पावर -1/2 dy e से e प्लस एफ एक्स तक बराबर √2/m dt 0 से t तक। तो कितना हो जाएगा 1/f, y की पावर -1/2 प्लस 1 मतलब y की पावर 1/2 बटे में 1/2 e से e प्लस एफ एक्स तक, और बराबर में आ जाएगा √2/m, और dt का हो जाएगा t 0 से t तक। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ऊपर गया तो 2/f, 2/f, और इसका मान डाल दो आप, तो e प्लस एफ एक्स, इसकी प्रारंभिक सीमा इसकी पावर 1/2 माइनस e की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया, बराबर में कितना आ गया √2/m इंटू में t, ये इस समाकलन का मान उतार लो। अब हम यहाँ से इस e प्लस एफ एक्स का मान, क्योंकि ये हमारा y का मान, ये मान हमें निकालना है, e प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 बराबर हम कितना लिख सकते हैं,
सबसे पहले हमने इस 2/f को इधर लेकर के गए तो ये हमारा कितना हो गया इधर आके f/2 उल्टा हो गया और इनटू में ये हमारे पास था ही √2/m और इनटू में t ये मान आ गया। सबसे पहले तो हम इसको लेके गए होंगे f/2 इधर, उसके बाद में ये जो माइनस का टर्म था इधर जाके प्लस का हो गया तो प्लस e की घात कितना हो गया 1/2। ये हमारे पास मान आ गया e प्लस fx की पावर 1/2। लिख लो। लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस समीकरण में वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर इसका वर्ग करो, देखो e प्लस fx 1/2 इसका स्क्वायर बराबर इधर इस पूरे का करो f/2 2/m इंटू टी प्लस e की घात 1/2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब यहाँ तो देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ तो हमारे पास क्या बच गया, ये e प्लस fx बराबर। अब यहाँ ये पूरा कैसे, एक टर्म ये इसका स्क्वायर तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन गया। तो इसको आप खोल दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा f²/4 इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 2/m इंटू में p स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 1/2 से 2 कट जाएगा e प्लस 2ab तो 2 f/2 √2m इंटू में t और इंटू e की घात भी 1/2 ये हो गया। अब यहाँ देखो 2 से ये कट गया e प्लस e से e कट गया तो हमारे पास मान क्या बच गया fx बराबर हमारे पास बच गया f²/2 t²/m प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया f इंटू टी। अब ये √2/m और e की पावर भी 1/2 मतलब ये भी अंडर रूट क्या है अंदर है तो इस पूरे को हम क्या लिख दिया 2e/m। ठीक है, लिख सकते हैं इसकी पावर भी, ये भी एक से पावर 1/2 का मतलब ये भी अंडर रूट में है 2/m और इंटू में e ये मान आ गया हमारे पास। लिख लो इतना। यहाँ देखो हम दोनों तरफ से f कॉमन कर सकते हैं, f इधर भी है इस पे भी f ये भी f कट गया तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया f/2 t²/m प्लस t इंटू में √2e/m। इसको आप नाम दे देना समीकरण 3, जो भी समीकरण हो वो लिख लो। लिख लिया। तो देखो चूंकि f बराबर कितना होता है m है तो यहाँ से त्वरण a बराबर कितना हो जाएगा f/m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज लिखो इसमें a बराबर f/m ही लिख लिया। इसके बाद लिखो जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है
तब कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तब कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जब गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी तब स्थितिज ऊर्जा कितनी, शून्य के बराबर। तो जो हमारी कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर ही हो जाती है। या समीकरण 1 से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब समीकरण 1 से जब स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम 0 बता रहे हैं, इसका मतलब E हमारा किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा KE के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और KE का मान कितना होता है, 1/2 m। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा, इसका वेग हमने V0 ले लिया। ठीक है, जब स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो कुल वेग अपने आप गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया और इसका मान ½ m V0 के बराबर। तो यहाँ से V0 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2E/m, और V0 बराबर कितना हो जाएगा, √2E/m। ठीक है, तो ये वेग का मान हो गया हमारे पास और ये त्वरण का मान हो गया। अब इन दोनों मानों को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, F/m। F/m किसके, a के बराबर हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, a/t² प्लस t √2E/m किसके, V0 के बराबर है, तो इंटू में V0। मतलब इसको हम थोड़ा और सही से लिख दें तो x बराबर हम ये लिख सकते हैं 1/2 at² प्लस V0t। और ये आपकी सरल गति की समीकरण बन गई, ½ at² प्लस vt। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दो, सरल गति की समीकरण है। इसका मतलब हम जो कह रहे थे हमारे लास्ट में, हमारे पास कण की जो गति वो कैसी सरल गति में आ गई, V0t vt प्लस ½ at² के बराबर आ गया हमारे पास x बराबर। तो इसको लिखो लास्ट में कि सरल गति की समीकरण, जहां पे x बराबर क्या है, विस्थापन। x क्या है, विस्थापन। x क्या है यहाँ पे, ये विस्थापन हमने बताया था, उसमें कितना विस्थापन हो रहा है, हम लिखते हैं ना गति के समीकरण x बराबर ut प्लस ½ at²। उसके बराबर ही तो आ गया, ut प्रारंभ में वेग ही तो होता है u, तो ये V0t और प्लस ½ at² के बराबर हो गया। तो लास्ट में लिखना, अतः हम कह सकते हैं कि संरक्षी बल क्षेत्र में कण की गति सरल रेखीय गति होती है। कि संरक्षी बल क्षेत्र में कण की गति सरल रेखीय गति होती है। ठीक है, लिख लिया। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। बस 1-2 टॉपिक हमारे बाकी हैं, वो होने के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।